देश में जो भी घट रहा है, लेकिन ऐसे युवा रचनाकार को बुलाना चाहता हूं जो मेरठ से हमारे बीच में चलकर आते हैं, जिनका नाम होता है प्रशांत अग्रवाल। और मैं समझता हूं कि नए जो युवा रचनाकार आ रहे हैं उनमें उन्होंने बहुत तेजी से अपनी 4-5 वर्षों में विशेष पहचान बनाई है और विशेष पहचान के कारण ही वो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो एक दोहा मुझे याद आता है, कहीं नरेश शांडिल्य जी ने कहा कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। तो ऐसे हमारे युवा रचनाकार भाई प्रशांत अग्रवाल हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि उनको आमंत्रित करें। होली का अवसर है, हास्य व्यंग पढ़ते हैं, प्रेम की बात करते हैं। मैं तो इनसे कह रहा था कुछ खाया पिया करो। इन्हें देख के लगता है देश में जो है नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पे हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी शायर ने इनको ये कह दिया कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई कहता है हरियाणा, कोई यूपी बताता है, मगर लगता है निकले हड़प्पा की खुदाई से। मैंने पूछा प्रशांत किधर जा रहे हो? बोले भाई साहब जिधर हवा नहीं जाए। आज हवा इधर की चल रही थी तो आपके यहाँ आ गए। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए। भाई प्रशांत जी बड़ी देर से बहुत परेशान है, ताली नहीं बज रही है, फलाना नहीं हो रहा। असल में भाई साहब ये जीएसटी के मारे हुए ये व्यापारी लोग इनसे। लेकिन मैं बताऊं, हम कवियों को साथ ताली तो आप बजाएंगे, मैं वो बजवा लूंगा, मुझे इतना भरोसा है। जीएसटी की तो बात अलग है, लेकिन हम कवियों की एक बुरी आदत है, जब तक ताली नहीं बजती है हमारे गले से आवाज नहीं निकलती है, शब्द नहीं निकलते हैं। एक कवि की तो इतनी खराब आदत भाई साहब, श्रृंगार का गीतकार, उसकी शादी हो गई तो सुहागरात पे घूंघट उठाया, 4-5 गीत पेल दिए भाई साहब श्रृंगार के। पत्नी थोड़ा शर्माई, मुस्कुराई, अगले ने बोला शर्मा मत, ताली बजा। बहुत बुरी आदत है, मैं क्या बताऊं आपको। और हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। एक कार्यक्रम में मैं था तो सामने एक वीआईपी बैठे हुए पहली पंक्ति में बहुत देर से ताली नहीं बजा रहे। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे? बोला जी मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है। थोड़ी देर तक मैंने हास्य की कविता सुनाई, मैंने कहा क्या पता हंस ही ले। मैंने थोड़ी देर बाद जाके फिर शिकायत करी, मैंने कहा भाई साहब आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले जी तुम्हें बताया तो है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है। 2 महीने बाद मुझे मार्केट में मिल गए, हाथ में मेहंदी लगी हुई, कंगना बंधा हुआ। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? बोले परसों मेरी शादी हुई है। मैंने कहा तो आप हनीमून पे नहीं गए क्या? बहुत अच्छे प्रशांत भैया जी, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हनीमून पे मैं क्यों जाऊंगा, आदमी मुझे और इन कवियों को ऐसा ना लगे कि यहाँ कोई बड़ा आदमी बैठा है। और कोई बात नहीं है, आप ताली वाली बजाते रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक बात आपको बिल्कुल भरोसे के साथ बता रहा हूँ, मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ और इतना छोटा हूँ कि मैं बिल्कुल 10 का हूँ। और जो मंच पे पीछे बैठे हैं साहब, ये 1000, 500 के नोट, 2000 के तो बंद हो गए। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, 10 का नोट चाहे फटा हो, चाहे गला हो, चाहे टेप लगी हो, वो चलता जरूर है। आप सब व्यापारी लोग जानते हो। और 1000-500 के कब बंद हो जाए? एक बात बताओ प्रशांत भैया, 2000 का नोट नया आया है, वो भी जो सही हो तो 100। आप जानते हैं कि कितने नप जाते हैं 10-10 के? सर समस्या ये 200 नप जाते हैं। 2000 वाला भी रंग छोड़ रहा, मेरी क्या गलती? तो एक बार जरा माहौल बनाइए, जरा जोरदार। गजेंद्र जी हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय कवि उपस्थित हैं, मेरे बारे में बहुत सारी बात बताई। एक बात मैं सर गुस्ताखी कर रहा हूँ, एक बात आपके विषय में भी बताना चाहता हूँ। अंतरराष्ट्रीय कवि हैं साहब, मैं जब भी इन्हें फोन करता हूँ हमेशा मुझे विदेश में मिलते हैं। मैंने 1 साल पहले फोन किया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोले अमेरिका में हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैं बोले कुछ तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ। मैंने दूसरी बार फोन किया 3 महीने बाद, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोले अमेरिका में हूँ। मैंने कहा कवि, बोले क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा यार बढ़िया बधाइयाँ। तीसरी बार फोन किया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोले स्विट्जरलैंड में हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब, मैं इनके घर पहुँच गया। बाहर जाके मैंने घंटी बजाई, इनका बेटा निकल के बाहर आया। मैंने कहा बेटा पापा कहाँ है? बोले जी घर पे अंदर हैं, मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। भाई साहब तालियां तो अब आएंगी। मैंने वहीं खड़े खड़े फोन लगाया, अभी रोकना जरा। मैंने वहीं खड़े खड़े फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोले कनाडा में हूँ। मेरे से पूछने लगे तू कहाँ है? मैंने कहा बाहर आओ, कनाडा के दरवाजे पे खड़ा हूँ। और तालियां तो अगली बात को बजेंगी। प्रशांत बेटा तुमने ये तीर अंधेरे में मारा है, तुमको पता नहीं बंदा अब तक अटल जी की तरह क्यों आ रहा है।
अंधेरे में तो दिल्ली वाले मार गए, केजरीवाल जी 5 साल से मजा ले ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हालत आपकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो जानता हूँ अतुल जैन जी बैठे हैं और तो अतुल गर्ग साहब बैठे हैं, मोदी जी की सेना के एक अहम सिपाही हैं, लेकिन मोदी जी साहब देश के बड़े नेता हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इतने होशियार नेता हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जरूर ले जाते हैं और ले जाकर के उनको सामने वाली पहली पंक्ति में बिठा देते हैं, खुद मंच पे आ जाते हैं, मेरी तरह भाषण देते हैं और एक बात जरूर बोलते हैं कि आज मैं जहाँ कहीं भी इन दोनों की वजह से, और साफ समझ में आ जाए तो अगली बात पे तालियां आए कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ इन दोनों की वजह से, और ये दोनों आज जहाँ कहीं भी। भगवान कसम आज तक झूठ नहीं बोला, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, भगवान कसम। एक बार हमारे बीच में मुख्य अतिथि बिल्कुल समय से आए, जहां साहब है हमारे बीच में, स्वागत है। हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए सर, मैं माफी चाहता हूँ। सिसोदिया जी सॉरी, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ सिसोदिया सर, भरोसे के साथ आप बिल्कुल सही टाइम पे आए, मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ और ये बहुत मजा ले रहे हैं। 15 मिनट हो गए हैं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ साहब, मोदी जी इतने होशियार है, रामनाथ कोविंद जी का नाम आगे कर दिया राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये नाम जैसे ही आगे हुआ, आडवाणी साहब के यहाँ यमराज जी आए। और व्यंग कर रहा हूँ, उधार लेता हूँ अरुण जेटली जी की एक टिप्पणी और व्यंग कर रहा हूँ। अरुण जेटली जी ने कहा कि यमराज जी आए और आडवाणी जी से एक बात कही, उसमें कितना बड़ा व्यंग है आप समझ जाएंगे, तो गाजियाबाद के श्रोता होने का मुझे प्रमाण देना। उन्होंने यमराज ने आडवाणी जी से कहा कि अब चले या और कोई बहाना रह रहा है। आप ताली वाली बजाते रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमने भाजपा की सरकार चल रही है साहब, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जिनके यहाँ भी 4 बच्चों से अधिक होंगे उनको हिंदुस्तान की सरकार सब्सिडी देगी। सुना था ना आपने सर? तो जैसे ये स्कीम आई तो एक सरकारी कर्मचारी था, उसने अपने कागज में 4 बच्चे लिखवा दिए। तो उसका सीनियर था उसका बॉस, उसने कहा भाई भ्रष्टाचार का जमाना, तुझे तमीज नहीं है, 4 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे। और उसका कर्मचारी का दिमाग खराब भाई साहब, और उसके जवाब पे आपको मजा आ जाए तो जरा एक बार शुरू करना फिर मुझे दोबारा से। बॉस ने कहा यार तुझे शर्म नहीं आती, भ्रष्टाचार का जमाना है, 4 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे हैं। कर्मचारी बोला साहब आपका कौन मुकाबला करेगा, आप शादीशुदा भी तो हो। भ्रष्टाचार का मैं क्या बताऊं आपको, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला खराब है। मैं क्या बताऊं, धरती के 3 इंजीनियर मरे और स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंचे तो स्वर्ग का दरवाजा टूटा हुआ, बाहर द्वारपाल ने रोक लिया, तुम तीनों धरती से आए हो इंजीनियर हो, मुझे पता लगा है, जो भी इस दरवाजे को कम पैसे में बना देगा उसको अंदर जाने दूंगा, बाकी बाहर रहना पड़ेगा। पहला इंजीनियर भाई साहब अमेरिका का था, उससे पूछा गया भाई तू कितने में बना देगा, बोला जी 12,000 लगेंगे। बोले 12,000 का बात के, बोला जी 4,000 का मेटेरियल, 4,000 की लेबर, 4,000 मेरे मुनाफे के। दूसरा चाइना का था, उससे पूछा गया तू कितने में बना देगा, बोला जी 9,000 लगेंगे। बोले यार 9,000 का बात के, बोले 3,000 का मेटेरियल, 3,000 की लेबर, 3,000 मेरे मुनाफे के। चौथा इंजीनियर, तीसरा इंजीनियर भाई साहब भारत का था, उससे पूछा गया भाई तू कितने में बना देगा, बोला जी 29,000 लगेंगे। भाई साहब दिमाग खराब द्वारपाल का, बोला यार अमेरिका वाला 12,000 में बना रहा है, चाइना वाला 9,000 में बना रहा है, तुझे 29,000 का बात के चाहिए। अब भारत के इंजीनियर पे अगर आपको जवाब पे मजा आ जाए तो भ्रष्टाचार के सम्मान में एक बार तालियां बजाए ना। उसने कहा जी एक बात सुनो, आप मेरे नाम पे दरवाजा बनाने का ठेका छुटवाओगे, इसके लिए 10,000 तो आपके और मेरे नाम पे ठेका छुटेगा, 10,000 मेरे, बाकी 9,000 दे देंगे चाइना वाले को, ये दरवाजा बना के दे देंगे। लोड लेने की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लोड आपके पहले ही है, मोदी जी ने बतेरा दे रखा है, मैं आपके दर्द से वाकिफ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई साहब आप जहाँ भी हो जल्दी से बैठिए, बहुत देर से आप घूम रहे हो। हाँ भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए, बैठने के लिए भी कह दिया, बैठ जाओ। मंच पे बड़े बड़े कवि उपस्थित हैं साहब, विष्णु सक्सेना जी उपस्थित हैं, यश भारती उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त है। विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में है, मैं उनका सानिध्य में काव्य पाठ कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है। कुंवर बेचैन जी बैठे हैं, जिनके अंडर में मैं समझता हूँ 30 से 35 लोग PhD कर चुके हैं, मेरे लिए बड़ी बात है, मैं उनके सम्मान में आप चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। विष्णु
सक्सेना जी आज से 3 साल पहले, नहीं मैं ज्यादा देर तक ना हंसी के बिना आपको रखूंगा नहीं, एक बात आप ये बिल्कुल भरोसे के साथ समझ लीजिए। 3 साल पहले जब मैंने कविता से जुड़ना शुरू किया तो विष्णु सक्सेना जी का नाम बहुत था कविता में, मैं उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा दादा आपका बहुत नाम सुना है, आपकी कोई किताब आई हो तो मुझे दे दो, मैं उसको पढ़ करके कविता लिखना सीखना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल दूंगा, अब तक किस किस की पढ़ ली पहले ये बता। मैंने कहा जी काका हाथरसी की पढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा जी दुष्यंत कुमार त्यागी की भी पढ़ी थी, वो भी निकल ली। मैंने कहा जी हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी थी, वो भी चल बसे, अब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोले तो मरवाएगा मेरी किताब पढ़। भाई साहब इनकी होशियारी पे दाद देना, अपने कमरे में गए चुपचाप, बड़ी एक साफ सुथरी सी किताब निकाल के लाए, मेरे हाथ में दी, बोले मेरी पत्नी की नई किताब आई है, इसे पढ़ियो। झूठ आज तक नहीं बोला, भगवान की कसम खाऊं, और जब यहाँ अतुल गर्ग जी बैठे हैं तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, वो बड़े लोग हैं, उनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो प्रशांत, क्या बात है। हाँ कोई बात नहीं, आप लगे रहो। आंटी जी आप बैठ जाइए। बलजीत कौर जी भी है मंच पे, आप थोड़ा सा स्थान ले लीजिए, मुझे थोड़ा जब भी कोलाहल होता है ना मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है और कुछ नहीं। आइए, आप बड़े लोग हैं, लोहे के व्यापारी हैं, एक टिप्पणी से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार एक लोहे के हथौड़े ने एक लोहे की चाबी से प्रश्न किया। मैं बहुत देर तक आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ जितना समय मुझे दिया गया है, कवियों की फेहरिस्त लंबी है, 9 बजे आप सबको खाना खाना है, 1.5 घंटे में 6 कवियाँ निपटाने हैं। मैं 15 मिनट में 7 मिनट ले चुका हूँ, 8 मिनट बचे हुए हैं, और मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक टिप्पणी आपके बीच में रखता हूँ। एक बार एक लोहे के हथौड़े ने एक लोहे की चाबी से प्रश्न किया कि ये चाबी तू आकार में भी मुझसे छोटी है, तेरे में लोहा भी मुझसे कम लगा हुआ है और तेरे में ताकत भी मुझसे कम है, लेकिन एक ताले को जितनी सरलता से, जितनी आसानी से तू खोल देती है, उसकी आसानी से मैं नहीं खोल पाता, इसका क्या कारण है? तो चाबी ने मित्रों मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ए हथौड़े, तू ताले को खोलने के लिए उस पर आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर उसकी ऊपरी सतह पर वार करता है और उसकी ऊपरी सतह को मात्र स्पर्श करता है, लेकिन मैं ताले को खोलने के लिए बड़े प्रेम से उसके अंदर प्रवेश करती हूँ, उसके दिल पर जाकर के दस्तक देती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ, तब जाकर वो ताला स्वयं को मेरे आगे खुशी खुशी खोल के रख देता है। मित्रों, कविता उसी चाबी का नाम है जो बड़े बड़े विषयों पर बड़ी आसानी से अपनी बात कहेगी। आपसे निवेदन इतना है, आपने जैसे भी ठहाके लगाए, मेरी कविता आपको अच्छी लगे तो वैसी तालियां बजा दीजिएगा। बड़े कवियों को एक बार आपको सुनना है, मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता आपके बीच में शुरू करूँ। बहुत अच्छा स्वागत, बहुत अच्छा। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और आप बताएंगे प्रशांत अग्रवाल इतने बड़े कवियों के बीच में, इतने बड़े श्रोताओं के बीच में, इतने बड़े मंच पे, इसका क्या कारण है? पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और दूसरी पंक्ति पे आपकी तालियां आएंगी तो मैं समझूंगा कितनी देर में कविता पढ़नी है। सुनिएगा कि कविता पे तालियां ना मिलती कभी भी और इतनी दुआएं वाहवाही नहीं मिलती। अगली पंक्ति संभालिएगा कि कविता पे तालियां ना मिलती कभी भी और इतनी दुआएं वाहवाही नहीं मिलती। हाथ मेरी माँ का मेरे सर पे ना होता यदि मुझे इतनी सी भी कमाई नहीं मिलती। थोड़ा तालियों में थोड़ा घनत्व बढ़ाइएगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो वापस कुछ लोगों में आ जाऊंगा, आपका कोई भरोसा नहीं। कि हाथ मेरी माँ का मेरे सर पे ना होता यदि मुझे इतनी सी भी कमाई नहीं मिलती। ढूंढने चलूं तो सच आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद की ही परछाई नहीं मिलती। और अगली पंक्ति में एक संस्कार कह दूं तो जरा आशीर्वाद देना अपने बेटे को कि ढूंढने चलूं तो सच आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद की ही परछाई नहीं मिलती। देख लिए महंगे पहनकर सूट पर माँ की गोद जैसी गरमाई नहीं मिलती। बहुत अच्छा है बाबा। माँ की गोद जैसी गरमाई नहीं मिलती। मित्रों, आज कवियों के लिहाज से तो मंच बहुत बड़ा है, लेकिन श्रोताओं में भी आज देश की एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कवित्री बैठी हैं, इसलिए मैं जानता हूँ आज श्रोताओं का क्या स्तर है। अंजू जैन जी जब बैठी हो तो मुझे पता है मुझे क्या कविता पढ़नी है और मैं शुक्रगुजार हूँ। अदुल जैन जी ने मुझे इस लायक समझा, लेकिन सर एक बात आप जानते हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ विषम परिस्थितियों के चलते कभी कभी कोई हादसे हो जाते हैं, लेकिन बच्चा समझ के आप मुझे मार्गदर्शन देते रहिएगा, मैं निवेदन ये करता हूँ। और सब जब इतने बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं, तब मैं चाहता हूँ 4 पंक्तियां इन बड़े लोगों के सम्मान में पढ़ूं कि जहां से प्यार मिलता है वहीं से जुड़ के रहते हैं,
जहाँ से प्यार मिलता है वहीं से जुड़ के रहते हैं, हमेशा लगता है ऐसा हम ही से जुड़ के रहते हैं। और भले ही आसमां से भी बड़ा कद इनका है, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जो कि जमीन से जुड़ के रहते हैं। बहुत अच्छा हूँ आप सबका सानिध्य मुझे मिलता है। मैं 4 पंक्तियां और बोलना चाहता हूँ, और जैसा कि अतुल जी ने बताया था मैं देश प्रेम की भी बात करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ देश प्रेम को थोड़ा जागृत कीजिएगा। जिन लोगों की वजह से हिंदुस्तान में हम सुरक्षित रूप से ये कार्यक्रम मना पा रहे हैं, मैं एक बार अवसर हुआ उनके बीच जाकर, देश के सैनिकों के बीच जाकर मैंने काव्य पाठ किया। उनसे एक प्रश्न मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप देश की निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सेवा करते हो, लेकिन हर इंसान की अपनी कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा जरूर होती है, आपकी अपनी क्या व्यक्तिगत इच्छा है? जब मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैंने उस पर एक छंद लिखा। आपको लगे उनके जवाब का, उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, तो मेरे छंद को जरा क्या एक सैनिक ने अपनी इच्छा बताई कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। दाल रोटी, चौथी पंक्ति पे बजाइएगा सामूहिक रूप से, दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम पानी फेंक लो। ये पिचकारी बाद में आता थोड़ा, जो भी इनके पिताजी हैं, माँ बाप हैं, ऐसा तो नहीं है इनको यहाँ छोड़ के वो चले गए घर पे स्वतंत्रता दिवस मनाने। थोड़ा सा बिठा दो। देखो मुझे, मेरा कुछ पता नहीं है मैं कहाँ से शुरू कर दूँ, तो मुझे जो भी लिखेगा मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दोबारा जुड़िएगा, निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा छंद पढ़ रहा हूँ, आप लोग अच्छी तालियां दीजिएगा कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। केवल एक दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और आखिरी इच्छा उनकी संभालिएगा कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का पराक्रम क्या है, हिंदुस्तान का शौर्य क्या है, आप लोगों को गर्व हो तो एक बार जरा दोबारा हाथ खोलिएगा कि भारत की ब्रज हाथ में हमारे, ब्रज खंड हो प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालू का नहीं। क्या है हिंदुस्तान का इतिहास, क्या है हमारा शौर्य कि ठीक है कि हाथ में हमारे ब्रज खंड हो प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालू का नहीं। रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं। 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी है चुका नहीं। और लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं, मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। 11 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट और खर्च करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। एक वो गीत मैं आज जिसको नए मंचों पर पढ़ रहा हूँ, एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बारे में बताया गया, इंजीनियरिंग के बाद 6 महीने से मैं बेंगलोर चेन्नई रहता हूँ अपने कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से। 2000 किलोमीटर जब मैं अपनी कंपनी के काम से गया, नौकरी की वजह से गया, तो वहाँ जाकर के मैंने कुछ कमियाँ अनुभव की। निवेदन करूंगा सर कि थोड़ा सा कोलाहल, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जो बड़े कवि हैं जिन पर ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं पैसे वसूलने में आप लोग कमी कर दोगे। थोड़ा सा इनको, मैं जो गीत पढ़ने जा रहा हूँ वो खो जाएगा। पीड़ा सार्वजनिक करने की बात थोड़ी है। थोड़ा सा आपकी फोटो आप बड़ी देर से खींच रहे, ऐसी खींच देना जो कल को एक रिश्ता आने वाला फाइनल होगा। थोड़ी देर बिठा लो यार, ये नहीं मानेगा। ये बड़े कभी बन जाओगे तो पैसे भी मिलने लगेंगे।
आइए मैं गीत शुरू करना चाहता हूँ और मैं भूमिका बना रहा था। 2000 किलोमीटर दूर जाकर जब नौकरी और पैसे की वजह से मैंने जो कुछ पीड़ा, कुछ कमियां अनुभव की, मैं वो सब आपके साथ एक गीत में पिरो करके लाया हूँ। और हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार से मेरी तरह कुछ बच्चे पैसे के लिए हो सकता है विदेश तक भी चले गए हैं, वो महसूस करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, आप उसके साथ जुड़ पाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, मुखड़ा सुनिएगा। और आज हमें किसकी याद आती है? एक समय में कुछ बातें जो हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, आज हमें उनकी याद आती है। मैं 2 पंक्तियां हाजिर करता हूँ और दूसरी पंक्ति पर आप आशीर्वाद देंगे तो पूरा गीत पढ़ने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। स्वागत। कि दौलत का अनमोल खजाना याद आता है। दूसरी पंक्ति में थोड़ा रिदम के साथ आशीर्वाद दीजिएगा तो मैं गीत पढ़ने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। कि दौलत का अनमोल खजाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और क्या याद आता है? क्या मैं आज मिस करता हूँ? आज किसी को ये परवाह नहीं है कि मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है या कितनी लगी है। 6 महीने पहले जब होता था, मैंने जो डिफरेंस महसूस किया, मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब, बंद हाजिर करता हूँ, आप लोग समझ जाएं और पीड़ा महसूस करें तो जरा आशीर्वाद देते रहिएगा। निवेदन करता हूँ कि भूख न होने पर भी माँ भर पेट खिला देती थी, सूखे चावल होने पर वो दाल मिला देती थी, रोटी पर ज्यादा से ज्यादा घी चिपड़ा जाता था, हाँ तब तक चूल्हा जलता था जब तक मैं खाता था। लेकिन आज क्या होता है? 2 पंक्तियां मेरी पीड़ा सुनिएगा। हाँ तब तक चूल्हा जलता था जब तक मैं खाता था, खूब कमाने पर भी अब मायूस हो जाता हूँ, आज मैं जब दफ्तर से आकर भूखा सो जाता हूँ तो मुझको वो घर का खाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और क्या याद आता है? आज पहले कभी ऐसा होता था, कोई खांसी आ गई, जुकाम आ गया तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे। आज दर्द हो भयंकर और बुखार भी हो तो बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। निवेदन कर रहा हूँ, दूसरा बंद हाजिर करता हूँ, इसी मोहब्बत के साथ सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ। कि खांसी आ जाने पर भी माँ घबरा सी जाती थी, चोट मामूली लगती थी तो हल्दी ले आती थी, तबीयत मेरी और रातें माँ की खराब होती थी, जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी। लेकिन आज क्या होता है कि जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी, सर्दी हो सर दर्द हो चाहे खुद ही सहन करना है, बंदिश है कि अब मुश्किल से बिल्कुल ना डरना है, खुद को मेरे लिए जगाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और अंतिम बंद, मुझे लगता है कोई अतिथि आ चुके हैं, अंतिम बंद मैं पढ़ता हूँ, इससे भी पहले वो खलल डालें। अंतिम बंद और आपका आशीर्वाद देके विदा चाहता हूं। कोई सुख दुख होता था तो बांटा भी जाता था। सर एक प्रयोग कर रहा हूँ हिंदी कविता में, घर से दूर रहने के बाद शायद ये एहसास मैंने पहली बार पिरोया है कविता में। आप चेक करिएगा मेरी कॉपी कि कोई सुख दुख होता था तो बांटा भी जाता था, गलती होने पर समझाया डांटा भी जाता था, कपड़े गंदे होने पर मुझको धमका देती थी, मैली से मैली कमीज भी माँ चमका देती थी। लेकिन आज क्या होता है? आज जब 2-4 महीने बाद मैं घर आता हूँ तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है कि मैली से मैली कमीज भी माँ चमका देती थी, घर जाता हूँ तो मुझको मेहमान बना देते
अपनी सारी पीड़ा से अनजान बना देते हैं, बात बात पर वो हड़काना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत